Hello student, good evening to all of you. Myself Praveen Kumar from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. In previous video lecture we have discussed about the Gupta dynasty. पिछले वीडियो में बेटा हमने आपको बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी कहाँ पर थी और गुप्ता डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट किंग्स थे वो कौन कौन से थे और गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग क्यों गोल्डन एज ऑफ द इंडिया बोलते हैं। इन सब के बारे में हमने आपको बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी बहुत एक प्रकार से कहें तो पूरे इंडिया पे गुप्ता डायनेस्टी का क्या था, अधिकार था, आधिपत्य था। और गुप्ता डायनेस्टी में बहुत फेमस आपके किंग्स हुए। जैसे आपने नाम सुना चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। चंद्रगुप्त जो थे, ओनली चंद्रगुप्त जिसको बोला जाता है, वो मौर्यन एम्पायर के थे और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो गुप्ता डायनेस्टी के थे। ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी में आपने सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा तो समुद्रगुप्त को पढ़ा। समुद्रगुप्त को हमने नहीं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने कोई भी लड़ाई आज तक वो हारा नहीं था। जब तक उसका राजवंश था, जब तक वो था, तब तक वो कोई भी लड़ाई हारा नहीं था, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको पल्लव चालुक्य के बारे में पढ़ाएंगे कि पल्लव कौन थे और चालुक्य कौन थे। ये दो राजवंश जो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ और साउथ इंडिया के लोगों का जो एक प्रकार से लाइफ है वो बहुत अच्छा बनाया। ठीक है। इस डायनेस्टी में हम लोग बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर इस डायनेस्टी के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हो। जैसे आप महाबलीपुरम की देखेंगे, महाबलीपुरम का जो टेम्पल है वो बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। तो उसके बारे में बात करेंगे जो हमारे पल्लव राजवंश था उसकी देन है। ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 100 पे पल्लव दिए गए हैं, पल्लव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। In South India between early 4th century and late 9th century C, a line of rulers emerged as indigent subordinates of the Satavahan in a Dakkan। बेटा हम लोग बात करते हैं साउथ इंडिया की। तो बेटा साउथ इंडिया में 4th सेंचुरी और 9th सेंचुरी, मतलब लेट 9th सेंचुरी और 4th सेंचुरी के बीच में ए लाइन ऑफ रूलर्स, एक लाइन ऑफ रूलर्स का मतलब हो गया बहुत सारे राजाओं का, एक प्रकार से राजवंश का। इमर्ज माने उभरना। ठीक है। बहुत सारे राजवंश क्या हुए, उभर कर सामने आए। ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। ठीक है। और सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सतवाहन इन द दक्कन। तो बेटा इसके पहले आपने सतवाहन का नाम सुन रखा था। सतवाहन एक डायनेस्टी थी और सतवाहन के में जो राजा लोग थे उन्हीं के समकक्ष ये लोग थे, स्वदेशी थे, मतलब इसी देश के थे, यानी कि विदेश से आए थे। ये लोग फॉरेनर नहीं थे। ठीक है। फॉरेनर में आपने अलेक्जेंडर को पढ़ा, तो अलेक्जेंडर तो फॉरेन से आया था। ठीक है। इंडो आर्यंस वो सभी क्या थे, फॉरेनर थे। लेकिन जो पल्लव थे ये स्वदेशी थे, यहीं के थे। इन द दक्कन, दक्कन प्लेटू का आपने नाम सुना होगा। प्लेटू क्या होता है बेटा, प्लेटू हम उसको बोलते हैं जो आपके प्लेन और प्लेन से आपका क्या हो, ज़्यादा हाइट में हो और माउंटेन से कम हाइट में हो, उसको बेटा प्लेटू बोलते हैं। हिंदी में उसको पठार बोला जाता है। ठीक है। तो इसी प्लेटू रीजन में बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ, बहुत सारे राजवंश उभरे उस टाइम पे, जिसमें एक राजवंश आप पल्लव पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मूव्ड टू आंध्रा एंड देन टू कांचीपुरम। ठीक है। लिखा है दे मूव टू आंध्रा एंड देन टू कांचीपुरम वेयर दे बिकम द रूलर्स। ठीक है। बेटा ये जो लोग थे, जो सतवाहन एक प्रकार का राजवंश था, इनके समकक्ष में ये लोग थे। तो ये मूव कहाँ किए, आंध्रा, जो आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश के नाम से विख्यात है, आंध्र प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर ये लोग गए। एंड देन टू कांचीपुरम, और कांचीपुरम वेयर दे बिकम द रूलर्स, जहाँ उन्होंने क्या किया, जहाँ वो जाकर राजा बने, या फिर ये कहेंगे जहाँ जाकर आंध्र प्रदेश के कांचीपुरम तक जाकर वो लोग अपना राज वहीं पर क्या किए, स्थापित किए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है। दे वर द पल्लव who dominated northern part तमिल रीजन फॉर अबाउट 60 years। बेटा कह रहा है कि दे वर द पल्लव, इनको बेटा क्या कहा जाता था, पल्लव, हु
डोमिनेटेड तो नॉर्थन पार्ट ऑफ द तमिल रीजन। बेटा जो तमिलनाडु है आज के टाइम का, नॉर्थन पार्ट मतलब तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर। जो तमिलनाडु है, आप लोगों को इंडिया का मैप याद होगा, तो तमिलनाडु जो है नीचे से आप देखते हैं कि सबसे दक्षिण में है भारत के सबसे साउथ मोस्ट, एक प्रकार से कहें तो साउथ मोस्ट स्टेट है। आप कन्याकुमारी का नाम सुने होंगे, चेन्नई का नाम सुने होंगे, तो वहीं पर तमिलनाडु है। तो तमिल रीजन का जो उत्तरी वाला पार्ट था, तमिलनाडु का जो उत्तरी भाग था, उस पर इन लोगों ने लगभग 600 वर्षों तक राज किया। मतलब बहुत 1-2 साल नहीं बेटा, 600 साल तक ये लोग क्या किए, राज किए, 600 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। बेटा ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने क्या देखा, ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने ये बात करी कि ढेर सारे जो राजवंश का उदय हुआ, और ये राजवंश आंध्र प्रदेश कांचीपुरम तक गए, और वहाँ इन लोगों ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित किया। और हम लोग ये देखते हैं कि जो ये बेटा रूलर्स हैं, ये रूलर्स 600 साल तक तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर, जो तमिलनाडु के उत्तर वाला भाग है, वहाँ पे ये लोग क्या किए, राज्य किए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पल्लव, बेटा आप नीचे देखते हैं, आ जाइए सेकेंड पैरा में। ठीक है, द ग्रुप ऑफ पल्लव्स। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पल्लव फाइंड मेंशन इन द प्राकृत रिकॉर्ड। तो ये प्राकृत रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब आप लोगों ने प्राकृत एक लैंग्वेज पढ़ा है। ये प्राकृत लैंग्वेज आपने कहाँ पढ़ा था, ये बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ था और जैन धर्म का जब उदय हुआ था, महावीर स्वामी जब आए थे और गौतम बुद्ध जब आए थे, तो उस समय पे आपने एक प्राकृत जो है बेटा, एक प्राकृत भाषा आपने देखा था। क्योंकि जो बेटा आपके महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, ये संस्कृत ना बोल करके ये कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। क्योंकि उस टाइम पे बेटा जो प्राकृत भाषा थी वो सबको समझ में आती थी, है ना। सबको समझ में आने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समाज था, जो हमारा बेटा समाज, वो 4 भाग में बटा हुआ था ना। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, कास्ट सिस्टम की बात करें, तो वो 4 भाग में बटा हुआ था। कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बेटा जो संस्कृत भाषा थी, वो जो ऊपर के दोनों कास्ट हैं वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती थी और वही लोग समझते थे। और जो नीचे कास्ट के लोग थे, जैसे शूद्र हो गए, शूद्र का काम क्या होता था, ये दोनों तीनों जो ऊपर के जो कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी क्या करते थे, लोग सेवा करते थे। तो इनको बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था, इनको लोग छूना पाप समझते थे। तो लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने छुआछूत की, जो एक प्रकार से हम कहें, उन लोगों ने जो बैलेंस खराब हो गया था कास्ट के बीच का, उन्होंने भाषा के माध्यम से सुधारने की कोशिश करी। क्योंकि प्राकृत सबको समझ में आती थी, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में ढेर सारे टेक्सेस, ढेर सारे ग्रंथ लिखे, बोले वो। तो जिससे ये बेटा क्या हुआ कि प्राकृत भाषा का एक उदाहरण, एक प्राकृत टेक्स्ट होगा जो प्राकृत भाषा में लिखा गया होगा, वहाँ से पल्लव के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जो पहला ग्रुप था पल्लव का, वहीं से बेटा क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इट्स स्पीक्स ऑफ किंग विष्णुगोप। ठीक है, ये बेटा किसके बारे में बात करते हैं, विष्णुगोप, एक किंग थे विष्णुगोप, हु वर डिफेक्टेड देन द लिबरेटेड बाई समुद्रगुप्त। कह रहा है कि हु वाज डिफेक्टेड, डिफेक्ट माने हरा दिए गए, समाप्त कर दिए गए। एक प्रकार से जब समुद्रगुप्त जब राजा बने गुप्त साम्राज्य के, तो गुप्त साम्राज्य जब समुद्रगुप्त बने, तो हमने कहा कि वो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी पार्ट पे उसने अपना शासन किया। तो गुप्त साम्राज्य जब समुद्रगुप्त हुए, तो समुद्रगुप्त के द्वारा ये जो नाम आया है विष्णुगोप, ये हरा दिए गए। विष्णुगोप हार गए समुद्रगुप्त से। लिखा है विष्णुगोप हु वाज डिफेक्टेड, जो विष्णु, हु का मतलब हो गया जो, डिफेक्टेड माने हरा दिए गए, खत्म कर दिए गए, एंड देन लिबरेटेड बाई समुद्रगुप्त। बेटा ये समुद्रगुप्त के द्वारा ये क्या हो गए थे, हार गए थे और वहाँ से भगा दिए गए थे। ठीक है, द एम्परर ऑफ मगध, समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना ही है, हमने मगध एम्पायर आपको बताया, मौर्यन एम्पायर, जो मगध एम्पायर, जो मगध आपका महाजनपद था, वहाँ पे लोग राज करते थे, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, आज के टाइम की पटना। ठीक है, तो आज के टाइम की पटना ये पाटलिपुत्र के नाम से इतिहास में विख्यात है। तो वहीं पर समुद्रगुप्त क्या करते थे, अपना राजपाट, एक प्रकार से शासन जो समुद्रगुप्त का था, वो आज के टाइम का बिहार और यूपी, यहाँ पर समुद्रगुप्त का शासन हुआ करता था। ठीक है, चलिए अबाउट द मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी सी। बेटा ये सब कब की बात है,
4th सेंचुरी के बीच की बात है, जब 4th सेंचुरी लगी थी। कह रहा है कि अबाउट द मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी सी, तो 4th सेंचुरी सी के बीच की बात है ना, जब 4th सेंचुरी सी खत्म होने वाली थी उसके थोड़ा सा पहले की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पैरा में छोटा सा पैराग्राफ है, देख लेते हैं इसको भी। द पल्लव वर द एम्परर्स ऑफ द द्रविडियन कंट्री। ठीक है, द्रविडियन कंट्री का मतलब क्या होता हुआ बेटा? द्रविडियन कंट्री। द्रविडियन कंट्री जो था वो हम आपको बताते हैं कि द्रविडियन कंट्री क्या था। ठीक है बेटा, द्रविडियन कंट्री जो आज के टाइम का आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, द्रविडियन कंट्री, उसको बेटा आपको बताते हैं। लिखा है पल्लव आर द एम्परर्स ऑफ द द्रविडियन कंट्री। ठीक है बेटा, द्रविडियन कंट्री जो थी वो कहाँ पे है आज के टाइम में? अगर हम समझने की कोशिश करें कि द्रविडियन कंट्री, आपने राष्ट्रीय गान में नाम सुना होगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंग, तो उसमें एक द्रविड़ नाम आता है ना, द्रविड़। ठीक है, तो उस द्रविड़ का मतलब क्या है? ठीक, तो द्रविड़ का मतलब बेटा आपको हम बताते हैं कि है क्या आखिर में द्रविड़। बेटा आज के टाइम का आप लोग देखते हैं द्रविड़, ये बेटा क्या है? उड़ीसा जो है, आज के टाइम का उड़ीसा है, इसके दक्षिण पूर्व सागर के किनारे रामेश्वर तक। बेटा दक्षिण पूर्व जो सागर वाला किनारा है उड़ीसा में, उड़ीसा तो दक्षिण पूर्वी सागर के किनारे है, मतलब पूरब में और दक्षिण में है। ठीक है, तो वहाँ से लेकर के रामेश्वर तक, मतलब आपको हम बता दें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो पूरा आपका है, पूरा जो बेटा पूर्वी तट है, वहाँ तक ये क्या था इनका, यहाँ से लेकर के मतलब आपका उड़ीसा से लेकर के और ये पूरा का पूरा रामेश्वर मतलब कन्याकुमारी तक, ये पूरा का पूरा बेटा जो एरिया आता है वो अब पल्लव राजवंश के कब्जे में आता था। ठीक है बेटा, तो समझ गए द्रविड़ का मतलब क्या है। ठीक, द्रविड़ तो द्रविड़ कंट्री। ठीक है, दे अडॉप्टेड तमिल वेज। ठीक है, तमिल वेज का मतलब आज का जो तमिलनाडु है, अडॉप्टेड तमिल वेज, इन्होंने ग्रहण किया। तमिल वेज माने जो रास्ते थे तमिल के, मतलब तमिलनाडु को भी ये लोग क्या किए, अडॉप्ट, मतलब तमिलनाडु पे भी इनका शासन हुआ करता था। देयर रूल was marked by commercial enterprises and some colonization in साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है बेटा, कह रहा है कि देयर रूल इज मार्क्ड बाई कमर्शियल एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंड सम कोलोनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा उपनिवेशीकरण करना। उपनिवेश करना मतलब जा करके कहीं पर मान लीजिए आप अपने शहर में हो, आप अपना जो व्यापार है वो जा कर के कहीं और इस्टेब्लिश करना चाहते हो, इसको बोलते हैं उपनिवेश करना। मतलब पैसे को ले जाओ, जहाँ पे जाओ वहाँ पे अपनी एक कंपनी डाल दो, इसको बोलते हैं उपनिवेश करना। ठीक है, तो इस प्रकार की राजनीति हुआ करती थी किनकी? पल्लव राजवंश की। ठीक है, पल्लव राजवंश की जो राजनीति थी उपनिवेशकरण करने वाली थी। ये कहाँ पर थी बेटा? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, इन साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, अगला पैरा देखते हैं। द पल्लव फॉलोड बुद्धिज्म जैनिज्म एंड द ब्राह्मणिकल फेथ। ठीक है, ब्राह्मणिकल फेथ का मतलब बेटा जो पल्लव लोग थे ये किसका किसका फॉलो करते थे? बुद्ध धर्म का फॉलो करते थे, जैन धर्म का फॉलो करते थे, और इनकी जो आस्था थी वो ब्राह्मणवादी थी, है ना। ब्राह्मणिकल फेथ का मतलब क्या हुआ? जो इनकी आस्था थी वो कैसी थी? वो ब्राह्मणवादी थी, मतलब ये ब्राह्मण विचारधारा के लोग थे। कैसे थे? ब्राह्मण विचारधारा के लोग थे। ठीक है, आपने इसके पहले ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के बारे में तो पढ़ ही लिया है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो इनकी विचारधारा थी वो कैसी थी? ब्राह्मणवादी थी। ठीक है, दे वर पेट्रोन्स ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग एंड लिटरेचर्स। पेट्रोन्स का मतलब होता है संरक्षक। ठीक है बेटा, पेट्रोन्स म्यूजिक, पेंटिंग एंड लिटरेचर। बेटा ये म्यूजिक, पेंटिंग और लिटरेचर के, साहित्य के, चित्रकला के और संगीत के संरक्षक थे, मतलब प्रेमी थे। ये उनको संरक्षित करके रखे, मतलब इनको उन लोगों ने बढ़ावा दिया, मतलब पेंटिंग को बढ़ावा दिया, म्यूजिक को बढ़ावा दिया, साहित्य को बढ़ावा दिया। साहित्य का बढ़ावा देने का मतलब साहित्य इनके टाइम में लिखे गए। ठीक है, बट दे आर मोस्ट
remembered for their architecture, mountains, in particular the शोर टेम्पल। शोर टेम्पल का मतलब बेटा तट मंदिर, तटीय मंदिर जो बेटा समुद्र के तट के आसपास जो मंदिर बने उसके लिए भी ये लोग क्या थे, विख्यात थे, मतलब इसके लिए भी ये लोग क्या होते हैं, जाने जाते हैं। लिखा है बट दे आर मोस्ट रिमेंबर्ड, इनको याद किया जाता है, बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, फॉर दियर आर्किटेक्चर माउंटेन्स, है ना, फॉर दियर आर्किटेक्चर माउंटेन्स इन पर्टिकुलर द शोर टेम्पल। शोर टेम्पल का मतलब क्या, जो जो समुद्र के तट के पास में जो मंदिर बने, कहने का मतलब ये हुआ ये लोग समुद्र के तट के पास में मंदिर बनवाए, इसीलिए उनको ज़्यादा याद किया जाता है, इनको समुद्र के तट पर मंदिर बनवाने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। द टेम्पल वाज बिल्ड अराउंड 600 CE टू 700 CE टू 728 CE। ठीक है, जो ये मंदिर ढेर सारे बने, जो समुद्र के तट के किनारे जो मंदिर बनते थे वो बेटा कहाँ कितने टाइम के बीच में बने, 700 CE और 728 CE के दौरान बने। ठीक है, इट इज ए स्ट्रक्चरल टेम्पल, बेटा ये कैसे होते थे, स्ट्रक्चरल टेम्पल होते थे, बिल्ड विथ ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट एट महाबलीपुरम। तो बेटा ब्लॉक्स का मतलब टुकड़े, ब्लॉक्स का मतलब क्या होगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक प्रकार का बेटा पत्थर होता है, सबके घरों में लगता भी है, जैसे फर्श वगैरह आप लोग देखते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सभी वहीं पे तो लगते हैं, दीवारों पे चिपकाए जाते हैं दीवारों को सुंदर बनाने के लिए। तो महाबलीपुरम ये बेटा मंदिर है महाबलीपुरम में, जिसका नाम है महाबलीपुरम। तो इनका मतलब पल्लव का ही देन है महाबलीपुरम। और ये बेटा किससे बना था, बिल्ड बाई ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट, बेटा ग्रेनाइट से महाबलीपुरम में जो मंदिर बना है ये भी पल्लव राजवंश ने बनवाया, इनके द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, दिस एरिया वाज ए बिजी पोर्ट अराउंड द 7th and 8th सेंचुरी CE। बेटा कह रहा है कि दिस एरिया वाज बिजी पोर्ट, जो बेटा ये एरिया है जहाँ पर महाबलीपुरम बना, और ये तटीय जो इलाका था, तटीय रीजन था, ये रीजन उस समय में बहुत व्यस्त हुआ करता था। ठीक है, उस समय में क्या हुआ करता था, बहुत व्यस्त हुआ करता था, कहने का मतलब ये हुआ वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रीफर करते थे। ठीक है, चलिए बेटा अगले वाले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 101 पे। यहाँ पे देख लीजिए, तो इतना आप समझ गए कि ये सब बेटा किसके बारे में जानकारी है, पल्लव के बारे में जानकारी है, जो पल्लव राजवंश था उसके बारे में जानकारी है। और इनका जो मेन रूप से शासन था वो दक्षिण भारत में ही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। महेंद्र वर्धन फर्स्ट वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पल्लव किंग। जो बेटा महेंद्र वर्धन फर्स्ट था वो पल्लव राजवंश का एक पहला महत्वपूर्ण शासक था। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण शासक, जो पहला महत्वपूर्ण शासक था वो था महेंद्र वर्धन। राजा का नाम क्या था बच्चों, महेंद्र वर्धन नाम था। ठीक है, ही कंट्रीब्यूटेड टू ए ग्रेटनेस ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। ठीक है बेटा, जो पल्लव डायनेस्टी की बेटा जो महानता है, मतलब जो पल्लव राजवंश की जो महानता है जिसके लिए जाना जाता है वो इसी की वजह से जाना जाता है, मतलब महेंद्र वर्धन के वजह से पल्लव डायनेस्टी की महानता है। ठीक है, अगर ये ना होती तो इतना महान पल्लव डायनेस्टी नहीं होती। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट ऑर्नेट मोमेंट्स एट महाबलीपुरम स्पेशली दोज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। बेटा इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो बेटा मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स का मतलब ये हो गया जो मंदिरों के ऊपर एक प्रकार की कलाकृति है ना, जो कलाकृति थी वो इस चीज़ का बेटा हमको परिचय देती है। जो ये सभी मंदिर हैं ये हिंदू भगवान, मतलब भगवान शिव का नाम सबने सुना है, ये उनके लिए डेडिकेटेड। इसका मतलब बेटा जो महाबलीपुरम का मंदिर है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसके पहले भी आपने कई ढेर सारे मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमने आपको पढ़ाया है, जो ढेर सारे मंदिर बने थे वो भी भगवान शिव के बारे में। अक्सर आप देखते हैं कि जो इतिहास में लोग हैं वो भगवान शिव की ही आराधना करते थे, तो भगवान शिव की आराधना करते थे, इसका मतलब तो तभी वो लोग भगवान शिव का मंदिर बनवाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। वर कंस्ट्रक्टेड अंडर हिज रूल,
कह रहा बेटा जो ये मंदिर बने इसी रूल के, मतलब इसके शासन के दौरान बने, अंडर हिज रूल लिखा है ना, इसी के शासन के दौरान बने। ही वाज बॉर्न ए जैन, ये बेटा एक ही वाज बॉर्न ए जैन, बेटा जैन एक धर्म है, मतलब ये जैन धर्म में पैदा हुए थे, ठीक है। बट ही कन्वर्टेड टू शैव, शैव शैव भी एक धर्म था, ये जैन धर्म में पैदा हुए, लेकिन ये बाद में शैव धर्म को क्या कर लिए, अपना लिए, मतलब शैव धर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। आप लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, तो जो है अकबर क्या करता था, वो हिंदू को अपने तलवार के दम पे या उनको डरा के धमका के मुस्लिम धर्म जो है वो अपनाने पे मजबूर कर देता था। ये ज़्यादातर बेटा औरंगजेब के शासनकाल में होता था, तो वैसे यहाँ पर भी था, ठीक है। ये इनको कोई जो है बेटा ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया इनसे, लेकिन ये खुद से जैन धर्म में पैदा हुए, फिर बाद में ये शैव धर्म को क्या कर लिए, अपना लिए। ही वॉज ग्रेट पोर्टन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ही नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू स्टाइल ऑफ डेविडियन आर्किटेक्चर। बेटा ये कह रहा है कि ही वॉज ए ग्रेट पोर्टन, ये बहुत बड़े संरक्षक थे ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, बेटा कला और जो आर्किटेक्चर का मतलब जो बेटा कलाकृतियाँ हैं, जो कलाकृतियाँ जैसे मंदिर हो गया, बहुत बड़े बड़े गुफाएं हो गई, इसके ये बहुत बड़े क्या थे बेटा, संरक्षक थे, ठीक है। संरक्षक का मतलब ये इन सभी चीज़ों को ये बनवाए, है ना, महेंद्र वर्धन क्या किए, इन सब चीज़ों को बनवाए, और इन्होंने कलाकृति की, आर्किटेक्चर की एक नई स्टाइल बेटा बनाई, जिसको बेटा द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल, ठीक। आप लोग जाएंगे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जो मंदिर का स्टाइल है वो कुछ अलग है, ठीक। जैसे नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो मंदिर का स्टाइल अलग होता है, और जैसे ही आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे वहाँ मंदिर का स्टाइल कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बढ़ेंगे उड़ीसा की तरफ तो उसको बेटा बोलेंगे द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। और आपने सन टेम्पल देखा होगा, सन टेम्पल भी किस में बना है, द्रविडियन स्टाइल में बना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो कहाँ का पार्ट है बेटा, उड़ीसा का, और उड़ीसा में महेंद्र वर्धन का राज था, ठीक। तो इसका मतलब उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो भी किस स्टाइल में है बेटा, द्रविडियन स्टाइल में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र वर्धन्स रीजन ए मार्क्ड बाई कॉन्स्टेंट बैटल विद द वेस्टर्न चालुक्य किंगडम ऑफ बदामी अंडर पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है बेटा। महेंद्र वर्धन का जो शासन था मार्क्ड बाई कॉन्स्टेंट बैटल्स, जो महेंद्र वर्धन का शासन था ये मार्क्ड बाई इसीलिए जाना जाता है, या फिर मार्क किया जाता है, जाना जाता है बाई कांस्टेंट बैटल्स। कांस्टेंट बैटल का मतलब नियत, कांस्टेंट बैटल का मतलब जो बदले ना, या फिर बहुत कम, जो इनका शासन था ये इसलिए भी मार्क किया जाता है कि इनके शासनकाल में लड़ाइयाँ कम हुई, लेकिन जो लड़ाई हुई वो किससे हुई, विद द वेस्टर्न चालुक्य किंगडम। वेस्टर्न चालुक्य किंगडम का मतलब बेटा पश्चिमी चालुक्य राजवंश, पश्चिमी चालुक्य राज्य ऑफ बदामी अंडर पुलकेशिन सेकंड। बदामी बेटा क्या नाम है, एक प्लेस का नाम है, और यहाँ के जो राजा थे वो कौन से थे, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड से इनकी क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। महेंद्र वर्धन सक्सेसर्स नरसिम्हा वर्धन, ठीक है। महेंद्र वर्धन के जो सक्सेसर से, जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर का मतलब क्या होता है बेटा, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब पिता अगर राजा हुआ तो उसका जो पुत्र होगा वो भी क्या होगा, राजा होगा, ठीक है। तो सक्सेसर कौन थे महेंद्र वर्धन के, नरसिम्हा वर्धन थे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही कॉन्क्रेड सम ऑफ द टेरिटरी दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग न्यूमरस पल्लवा चालुक्य बैटल्स, ठीक है बेटा। कह रहा कॉन्क्रेड सम ऑफ द टेरिटरी, इन्होंने क्या किया था, कॉन्क्रेड मतलब विजय प्राप्त करी थी, सम टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र होता है, दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग न्यूमरस पल्लवा चालुक्य बैटल, जो बेटा अभी जो इनके पिताजी लड़ाई लड़े थे पुलकेशिन सेकंड से, जो हार गए थे, उस हारे हुए क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, वापस लिया, मतलब लड़ाई करके फिर उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया, मतलब उस पर क्या करी, विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। चलिए, द पल्लव वर इनएफेक्टिव इन विद स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है बेटा। लिखा है द पल्लव वर इनएफेक्टिव,
इनइफेक्टिव का मतलब अमहत्वपूर्ण, कोई इफेक्ट नहीं था इनका। इफेक्ट होने का मतलब इनका कंट्रोल नहीं था। इन विद स्टैंडिंग द मिलिट्री प्रेशर, जो बेटा इनका स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेशर में जो पैदल सेना हुआ करती थी उस पर इनका जो बेटा कंट्रोल था वो नहीं था। फ्रॉम द वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है बेटा, वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी से जो इनके स्टैंडिंग आर्मी पे जो प्रेशर पड़ा उसके लिए ये इनइफेक्टिव दिखे, मतलब उसके प्रति ये क्या लापरवाह दिखे। द चालुक्य वर इवेंचुअली द चालुक्य वर इवेंचुअली आउटस्टेड बाई चोल्स, लिखा है बेटा चालुक्य वर इवेंचुअली, चालुक्य लोग जो थे, इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा अंततः, आउटस्टेड बाई चोल्स बेटा बेदखल, आउटस्टेड का मतलब क्या होता है बेदखल, बेदखल करने का मतलब भगा देना किसी को। तो चालुक्य लोगों को कौन भगाया बेटा, इनका जब कंट्रोल नहीं होगा, आर्मी पे कंट्रोल नहीं होगा, अब इंडिया ही है, इंडिया की जो आर्मी है, जो सेना है, उस पर अगर किसी का कंट्रोल ना हो तो वो लोग बिखर जाएंगे, जब बिखर जाएंगे तो कोई और देश आपके ऊपर आके आक्रमण कर देगा। अभी जल्दी में जो अफगानिस्तान के साथ हुआ, ठीक है। तो वैसे जब इनका उसके ऊपर से क्या हो गया, खत्म हो गया नियंत्रण, तो उनको बेदखल कर दिया किसने, चोल ने। चोल भी एक क्या था, राजवंश था। द पल्लव डोमिनियस पास द चोल किंग बाई अबाउट द लेट 9th सेंचुरी सी, जो बेटा जो पल्लव थे, डोमिनियस का मतलब उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब पल्लव, वहाँ से उपनिवेश का मतलब हमने बताया ना कि एक जगह से जाके दूसरी जगह चले जाना, तो उपनिवेश। पास्ड द चोल किंग बाई अबाउट द लेट 9th सेंचुरी सी, तो बेटा उनका उपनिवेश हो गया, मतलब वो भगा दिए गए, पल्लव लोग क्या कर दिए गए, भगा दिए गए, किसके द्वारा, चोल किंगों के द्वारा। बेटा चोल राजाओं के द्वारा क्या हो गए, पल्लव भगा दिए गए। और ये कब भगाए गए, 9th सेंचुरी सी में, लेट 9th सेंचुरी सी, मतलब 9th सेंचुरी सी जब बीतने वाली थी, ये तब की बात है, ठीक है। चलिए बेटा नीचे देखते हैं क्या लिखा है, चालुक्य। अब चालुक्य के बारे में पढ़ लेते हैं, जो चालुक्य थे वो लोग क्या थे। द वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड एज एम्परर्स ऑन द दक्कन फ्रॉम 553 सी टू 757 सी एंड अगेन फ्रॉम अबाउट, अगले वाले पेज पे, अगेन फ्रॉम अबाउट 975 सी टू अबाउट 1119 सी। दियर कैपिटल वाज वातापी, ठीक है, वातापी इनकी क्या थी, कैपिटल थी। पढ़ते हैं बेटा, द वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड, जो पश्चिमी जो चालुक्य लोग थे, रूल्ड एज एम्परर, सम्राट, ऑन द दक्कन, जो दक्कन का इलाका है वहाँ पर क्या किया, चालुक्य लोगों ने राज किया। ये कब किया बेटा, ये इन लोगों ने राज किया 543 सी में, 543 सी से ले करके 757 सी। और बेटा फिर अगेन लिखा ना, एंड अगेन फ्रॉम, और बेटा पुनः अबाउट, और दूसरी बार इन लोगों ने कब तक राज किया, 975 से लेकर के 1189 सी तक, ठीक है। दियर कैपिटल वाज वातापी, इनकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो क्या थी, वातापी थी, ठीक है बेटा। ठीक है आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, आप लोग बोर ना होइए, 28 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, तो इस टॉपिक को आज ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ही आपको छुट्टी देंगे, ठीक है बेटा। तो बीच बीच में आप चाय पानी पीते रहिए। चलिए देखते हैं बेटा, इसके नीचे क्या लिखा है, द रीजन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड बिगैन इन 543 सी, लिखा बेटा द रीजन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन फर्स्ट बिगैन इन 543 सी, जो बेटा शासन था पुलकेशिन फर्स्ट का, वो कब शुरू हुआ, बिगैन इन 543 सी में पुलकेशिन फर्स्ट का शासन स्टार्ट हुआ, ठीक है। ही कैप्चर्ड एंड फोर्टिफाइड द हिल फोर्ट ऑफ वातापी एंड टुक कंट्रोल द टेरिटरी बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर एंड द वेस्टर्न घाट्स। बेटा ही कैप्चर्ड, उसने ले लिया, द फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब बेटा किलेदार, हिल,
किलेदार हिल का मतलब जो बेटा हिल बहुत बड़ी थी, लगती थी, ये क्या है? किला। किले का मतलब बेटा जहाँ आप रहो उसको चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दो, वहाँ अपना परिवार बसा लो और वहाँ पे आप शासन करने लगो तो एक बहुत बड़ा आपका परिवार हो जाएगा, तो उसके चारों तरफ दीवार बना दो। तो उसको बेटा दीवार बनाने को हम लोग किला बोलते थे वो लोग। तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, लिखा ना फोर्टिफाइड द हिल। तो जो किलेदार जो बेटा हिल थी उसके वातापी क्या एक स्थान का नाम है। वातापी की जो किलेदार मतलब बड़े बड़े जो हिल थे उसके ऊपर किसने कंट्रोल किया? पुलकेशिन फर्स्ट ने कंट्रोल किया, टुक कंट्रोल, है ना, लिखा है। आप द टेरिटरी बिटवीन, बेटा कौन से रीजन पे और इसने कब्जा किया? बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। जो तुंगभद्रा रिवर है और कृष्णा रिवर है उसके बीच का जो इलाका है, जो रीजन है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका था? पुलकेशिन फर्स्ट का कंट्रोल था। एंड द वेस्टर्न घाट, और जो बेटा पश्चिमी तट है उसके ऊपर भी कंट्रोल किसका था? पुलकेशिन फर्स्ट का था। हिज सन कीर्तिवर्मन फर्स्ट 566 सी 597 सी। तो बेटा जो कीर्तिवर्धन ये बेटा कहाँ पर थे, किसके बीच में थे ये? 566 सी और 597 सी के बीच में इनके जो पुत्र थे सन कीर्तिवर्मन, ये क्या बने? राजा बने। ऑक्युपाइड द कॉन्कर्ड कास्ट। ऑक्युपाइड का मतलब इन्होंने ले लिया। कॉन्कर्ड कास्ट का मतलब जो कोंकण वाला जो तट है ये बेटा गोवा की तरफ पड़ता है, कोंकण तट, ठीक है। वहाँ से व्यापार हुआ करता था विदेशों में जलमार्ग के थ्रू, ठीक है। आपने 4th के SST में ये चीज़ पढ़ा होगा, कोंकण तट, कोंकण कास्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जो पुलकेशिन फर्स्ट का जो बेटा हुआ कीर्तिवर्मन, उसने क्या किया? उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं वो भी। पुलकेशिन फर्स्ट रूल बिटवीन 610 सी एंड 642 सी। जो बेटा पुलकेशिन सेकंड थे, इन्होंने अपना शासन कब से कब तक किया? 610 सी से लेकर के 642 सी तक। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। जो बेटा इनके बारे में जानकारी मिलती है, इन्हीं के दरबार में एक कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई, उनसे ही लिखी गई प्रशस्ति के बारे में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। विच गेव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंसिटोर्स। एंसिटोर्स का मतलब होता है बेटा पूर्वज। एंसिटोर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। मतलब जो ये राजा थे पुलकेशिन सेकंड, इनके बारे में और इनके पूर्वजों के बारे में जो इनके राज्य के कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखी गई प्रशस्ति है। उसी प्रशस्ति में इन सब का जिक्र मिलता है। विच कैन बी ट्रैक्ड बाई टू 4 जनरेशंस। जो बेटा ये प्रशस्ति लिखी गई, ये 4 जनरेशन, इनके 4 जनरेशन को क्या करती है? ट्रैक करती है। मतलब 4 जनरेशन के बारे में क्या देती है? जानकारी देती है। पुलकेशिन इविडेंटली गॉट ए किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो बेटा पुलकेशिन सेकंड थे, ये अपने चाचा के, अंकल लिखा ना, ये अपने चाचा के किंगडम को ले लिए थे, ठीक है। मतलब इनके चाचा ने इनको क्या बनाया था? राजा बनाया था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लीड एक्सपीडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ही लीड एक्सपीडिशंस अलोंग द बोथ वेस्ट एंड ईस्ट घाट, ठीक है बेटा। जो इनका अभियान था, अभियान, एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है? अभियान। अभियान का मतलब ये होता है कैंपेन, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। कैंपेन का मतलब अभियान करना, मतलब उसको अपने कंट्रोल में लिया, उसको कंट्रोल में लेने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया। अलोंग द बोथ, बेटा कौन कौन सा? वेस्ट एंड ईस्ट गॉस, मतलब पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इनको कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक अभियान चलाया, ठीक है। ही डिफाइड द नॉर्थ इंडिया रूलर हर्ष ऑफ कन्नौज। मतलब बेटा जो हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा, ये हर्षवर्धन को हरा दिए। जो बेटा कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। एंड डिफेक्टेड हिम, और उसको मार दिए, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन डिफेक्टेड का मतलब यहाँ बेटा मारना नहीं होगा, उसके प्रभाव को खत्म करना होगा। जो बेटा प्रभाव था किसका? हर्षवर्धन का, जो पहले, इसके पहले वीडियो में आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, उसको ये हरा दिए, है ना। द बाउंड्री बिटवीन देम, इनके बीच का जो बेटा सीमा रेखा थी, बाउंड्री थी, वाज फिक्स्ड
ऑन द नर्मदा रिवर। बेटा वो क्या थी, नर्मदा जो नदी है वो क्या थी, इन दोनों के बीच की सीमा थी। मतलब नर्मदा नदी के उस पार हर्षवर्धन तुम्हारा शासन होगा, नर्मदा नदी के इस पार किसका होगा, मेरा होगा। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। ये देखिए लिखा है चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। जो बेटा चालुक्य लोगों का जो विजय प्राप्त हुई थी बहुत कम समय के लिए रही है ना, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए रही। अल्टीमेटली अंत में बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग द आपने देखा चालुक्य और पल्लव, ठीक है। देखिए बोथ ऑफ द पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू न्यू रूलर। जो चालुक्य और पल्लव लोग थे, इन लोगों ने नया रास्ता दिया। किसको किसको दिया, बिलोंगिंग द चोल डायनेस्टीज, चोल डायनेस्टी को दिया। और बेटा किसको दिया, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। बेटा राष्ट्रकूट था, ये भी क्या था, एक डायनेस्टी थी। जैसे चोल हो गई, पल्लव हो गई और आपकी चालुक्य हो गई। ये जो डायनेस्टी थी, मतलब पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी ने नया रास्ता प्रदान किया। किसको किसको, राष्ट्रकूट वंश को और चोल डायनेस्टी को। ठीक है, इन्होंने जब इनका बेटा कम समय के लिए शासन रहा तो उसके बाद नया राजवंश आया, राष्ट्रकूट राजवंश और चोल राजवंश। ठीक है बेटा, यहीं पर ये आपका जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। आशा करते हैं सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी और आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।